हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो सबसे पहले हम समझेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली वो सोशल यूनिट्स है जिसके बारे में से हम सभी लोग फैमिलियर हैं ये, और हम सभी इसी के पार्ट्स हैं, किसी न किसी फैमिली के हम पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैमिली क्या होता है। फैमिली को हम कह सकते हैं तो ये बेसिक यूनिट है, जिस तरीके से सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेन्स का या बॉडी का, उसी प्रकार से फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ सोशोलॉजिस्ट इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, जो फैमिली इज़ द बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो आर्किटेक्चर होता है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कौन है? फैमिली है। Humans are differentiated from other animals because of their ability to marry and form a family in a household। यानी हमारा जो ह्यूमंस है वो दूसरे अदर एनिमल से इसलिए अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्योंकि हम किसी फैमिली के पार्ट होते हैं। हमारे में जो है वो मैरिज का कंसेप्ट है, लेकिन दूसरे किसी भी एनिमल्स में अगर हम देखें तो मैरिज का कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम फैमिली को डिटेल्स में समझें तो सबसे पहले अर्लीस्ट व्यू पॉइंट क्या था फैमिली के बारे में, ये थोड़ा हम अपने बुक से हट के डिस्कशन कर रहे हैं। अर्लीस्ट व्यू पॉइंट ये था जो चूँकि ह्यूमंस को भी जो है सोशल एनिमल्स कहा जाता है, तो ह्यूमन जो है शुरुआती दिनों में अर्ली सोशोलॉजिस्ट का ये मानना था, जो ये प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर, यानी ह्यूमंस का जो है वो प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर था, जस्ट लाइक एनिमल्स। यानी इसमें फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं था, ओन चिल्ड्रन का मतलब अब खुद के बच्चे का कोई कंसेप्ट नहीं था, खुद की वाइफ, खुद का हस्बैंड, यानी मेरे शब्द का जो है कोई ये एग्जिस्ट नहीं करता था। ये जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट हैं इनका मानना था। ये सोसाइटी होते थे, सोसाइटी में सबकी वाइफ है, सबका हस्बैंड है, इस तरीके से। यानी जैसे एनिमल्स में कुछ फिक्स नहीं है, हमारा सोसाइटी भी उसी तरीके से था। लेकिन आजकल ये जो व्यू पॉइंट है, जो प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर था ह्यूमंस का भी, इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जा रहा है। और कुछ सोशोलॉजिस्ट जो कि यानी जो सबसे अर्लीस्ट सोशोलॉजिस्ट थे, इनके बाद जो कुछ सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी का स्टडी किया और उन्होंने पाया जितने भी सोसाइटी को उन्होंने स्टडी किया, सारे सोसाइटी में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती है। चाहे वो फैमिली किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन फैमिली एग्जिस्ट करती है। और ये फैमिली जो है इसका फॉर्मेशन मैरिटल रिलेशन के बेस्ड होता है। यानी फैमिली जो है वो जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें एग्जिस्ट करती हैं, और ये फैमिली जो है वो मैरिटल रिलेशन के बेस पे एग्जिस्ट करती है। लोगों के बीच में मैरिटल रिलेशन है, और उसके बाद उनके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कॉमन हैबिटेशन है, और कुछ रिलेशंस हैं जिस कारण से वो सब एक साथ रह पा रहे हैं। ये जो है बाद में जब बहुत सारे रिसर्च हुए तो लोगों ने इस तरीके से भी फैमिली को पढ़ने का कोशिश किया। जो प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर नहीं था, जो पहले कहा गया प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर था, वैसा नहीं था। हर एक सोसाइटी में जो है, चाहे वो हम गैदरिंग यानी जब हंटिंग गैदरिंग होता था उस समय ले, या अभी का जो सोसाइटी है, उसमें फैमिली एग्जिस्ट करती थी। अब फैमिली को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर फैमिली एग्जिस्ट करती थी तो फैमिली कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो लोगों के बीच में मैरिटल रिलेशन होगा, और इसके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशन होगा ये एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी होगा, यानी तभी हम उसको मैरिज कह सकते हैं। मैरिटल रिलेशन तभी बोल सकते हैं, उसको मैरिज तभी बोलेंगे जबकि सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स को वो फॉलो करेंगे। अगर दो लोगों का हो जाता है लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको मैरिज के अंदर नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आज तो बहुत डेफिनेशन चेंज होगा, ये पहले इस तरीके से डेफिनेशन दिया गया मैरिज का। तो फैमिली को इस तरीके से जो फंक्शनलिस्ट हैं, जो फैमिली के फंक्शन को बताते हैं, वो इस तरीके से बताते हैं, जो फैमिली जो है वो एक सोशल ग्रुप है जिसमें कुछ कॉमन रेसिडेंट्स होते हैं, उनके बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा एंड रिप्रोडक्शन होगा। उस फैमिली के अंदर एडल्ट्स होंगे, वो मेल और फीमेल दो तरीके के एडल्ट्स होंगे, और उनके कम से कम जैसे एक बच्चे होंगे। वो बच्चे जो है वो एडॉप्टेड भी हो सकता है, उनके खुद का भी चाइल्ड हो सकता है, तो उसको उन्होंने फैमिली बोल दिया। इस तरीके से बहुत सारे लोग आए और डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन बताया फैमिली का।
लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन है जो हमें फैमिली के बारे में समझना है वो ये है, अगर पूछा जाए जो फैमिली के का जो है सो कुछ फीचर्स बताओ, तो सबसे पहले तो ये जो फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है। सबसे पहला यूनिवर्सलिटी, यानी जितने भी सोसाइटी हैं वो सारे में फैमिली एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, फैमिली हमें जो है वो इमोशनल बेसिस प्रोवाइड करती है, जितने फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फैमिली। तीसरा, फैमिली का एक लिमिटेड साइज होता है। फैमिली जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करती है। जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको भी जो है सो फैमिली कंट्रोल करती है। तो कह सकते हैं फैमिली लिमिटेड साइज होती है। एक है न्यूक्लियर पोजीशन है सोशल स्ट्रक्चर में। फैमिली का पोजीशन जो है वो की स्टोन है सोशलाइजेशन में। अगर फैमिली में कोई चाइल्ड है तो इसका सोशलाइजेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैमिली पे आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैमिली का ही होता है। मेंबर्स जो होते हैं उनके पास कुछ रोल्स होते हैं और वो उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। वो रेगुलेट करते हैं। सोशल रेगुलेशन फैमिली लेस्ड ऑन द अर्ली वैल्यूज दैट द मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो, यानी जो सोशलाइजेशन का अर्ली वैल्यूज होता है वो फैमिली के द्वारा ही इनकलकेट किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फैमिली के बारे में। पहला, फैमिली यूनिवर्सल है। ये जो फंक्शनलिस्ट है ये बताते हैं जो फैमिली यूनिवर्सल है ये हर सोसाइटी में फैमिली एग्जिस्ट ही करती है। दूसरा, फैमिली जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है मेंबर्स को। तीसरा, फैमिली जो है ये एक छोटा यूनिट होता है, ये सोशल यूनिट होता है। और ये जो फैमिली है वो बेसिक जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम होता है वो फैमिली के द्वारा किया जाता है। फैमिली सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन और या फिर कहें अगर तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल और लोगों का जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है फैमिली। ये कुछ फंक्शंस, ये कुछ फीचर्स जो है हम फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अब देखते हैं इस बुक के अंदर फैमिली के बारे में क्या दिया गया है। Perhaps no other social entity appears more natural than the family. Often we are prone to assume that all families are like the ones we live in. No other social institutions appears more universal and unchanging. Sociology and social anthropology have over many decades conducted field research across cultures to show how the institutions of family, marriage and kinship are important in all societies, and yet their character is different in different societies. यानी जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने कई सारे फील्ड रिसर्च, ये फील्ड रिसर्च जो है ये सोसाइटी को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब हम मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जो सोसाइटी को हम पढ़ने का एक तरीका हम कह सकते हैं फील्ड रिसर्च। यानी फील्ड में चले जाओ, अगर फैमिली को पढ़ना है तो उस जिस ट्राइब के अंदर पढ़ना है या जिस सोसाइटी के अंदर पढ़ना है वहाँ जाओ और वहाँ पे किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर है, वो लोगों के बीच में रह करके उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करो फील्ड स्टडी से। तो उन्होंने पाया जो फैमिली जो है वो हर सोसाइटी में मिला उन्हें, भले ही उसका फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें हर सोसाइटी में फैमिली देखने को मिला। फैमिली में हो सकता है किसी में बहुत सोसाइटी में सारे लोग साथ रहते हों, किसी सोसाइटी में जैसे बहुत कम लोग साथ रहते हों, लेकिन फैमिली एग्जिस्ट हर सोसाइटी में करती थी जब इन्होंने फील्ड रिसर्च से पता किया। तो They have also shown how the family, the private sphere, is linked to the economy, polity, culture and educational, the public sphere. इन्होंने दूसरा पाया, पहला फैमिली यूनिवर्सल है यानी ये हर सोसाइटी में मिला। दूसरा इन्होंने पाया जो फैमिली जो कि एक प्राइवेट स्फीयर का बात है ये लिंक्ड है हमारे पब्लिक स्फीयर से, यानी इन्होंने पाया लिंक है बिटवीन प्राइवेट स्फीयर एंड द पब्लिक स्फीयर। Public sphere means economy, polity, culture and education. This may remind you of why there is a need to share and borrow from different disciplines which we have discussed in. यानी इन्होंने पाया जो फील्ड स्टडी कर रहे थे सोशोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन्होंने पाया जो रिलेशन है किसके बीच में, फैमिली के बीच में यानी प्राइवेट स्फीयर के बीच में और पब्लिक स्फीयर के बीच में। इसीलिए हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा जो सोशोलॉजी जो है वो अदर सोशल साइंसेस से भी रिलेशन में है और दूसरे सोशल साइंसेस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है सोसाइटी को समझते हुए क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है दूसरे सोशल साइंसेस से भी, गिव एंड टेक का रिलेशन है दोनों के बीच में। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क विच कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर। फैमिली जो है वो जो फंक्शनलिस्ट हैं इनका मानना है जो फैमिली कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करती है जो कि हेल्प करता है सोसाइटी को एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। द फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फंक्शन बेस्ट इफ वुमेन लुक्स आफ्टर द फैमिली एंड मेन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड। यानी हमारा जो फंक्शनलिस्ट का मानना है जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो इसलिए अच्छे से काम कर पा रहा है क्योंकि जो वीमेन है वो जो
होम मेकर का काम है वो वीमेन कर लेती हैं, और जो लाइवलीहुड जो ब्रेड अर्नर का काम है वो मेन के द्वारा किया जाता है, और आसानी से फैमिली मैनेज हो जाती है। इन इंडियन स्टडीज हाउएवर सजेस्ट दैट फैमिलीज नीड्स नॉट बिकम न्यूक्लियर इन एन इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। This is but one example to show how trends based on experiences of one society cannot necessarily be generalized. ऐसा कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो फैमिली होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो लोगों का माइग्रेशन हुआ एक जगह से दूसरे जगह, तो वो पूरे जॉइंट फैमिली को लेकर के एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाना डिफ़िकल्ट था, इसलिए जो कुछ लोग होते थे वो फैमिली से चले जाते थे, और धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया। लेकिन इस चीज़ को जनरलाइज्ड कर देना, जो इंडियन फैमिली जो भी थी, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंडिया में, उससे पहले जो इंडियन फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली ही थी, उसमें न्यूक्लियर फैमिली का हमें एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं, ये गलत होगा। यह कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने ऐसा पाया, यानी उसको जनरलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। किसी भी सोसाइटी का जो कुछ फीचर्स होता है वो उसको हर सोसाइटी पे हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। द न्यूक्लियर फैमिली इज सीन एज द यूनिट बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय द फंक्शनलिस्ट, यानी न्यूक्लियर फैमिली को बेस्ट माना गया जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, उसमें वर्कर्स को प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट माना गया न्यूक्लियर फैमिली को। इन सच अ फैमिली वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड होम वाइल द सेकेंड एडल्ट केयर फॉर द होम एंड चिल्ड्रेन, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली में जो मदर होंगे, फादर होंगे और उनके बच्चे होंगे। तो जो मदर होगी वो घर का काम करेगी, जो फादर होंगे वो बाहर जा कर के फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, और जो बच्चे होंगे उसको मदर संभालने का काम करेगी घर में। इन practical terms, this specialization of roles within the nuclear family involves the husband adopting the instrumental role as a breadwinner and the wife assuming the affective emotional role in domestic setting. यानी इस जनरलाइजेशन इस स्पेशलाइजेशन से क्या हुआ, जो मेन थे उसको इंडस्ट्रियल रोल दिया, इंस्ट्रूमेंटल रोल दिया गया, उसको जो है सो ज़्यादा ऑथोरिटी मिला इन कंपैरिजन टू दी वीमेन। जो ऑथोरिटेरियन रोल था वो मेन को मिल गया, वो जो इंस्ट्रूमेंटल ब्रेड विनर का काम है वो मेन को दिया, ऐसा मान लिया गया एक जनरलाइज्ड व्यू में, और जो इमोशनल रोल है, जो सपोर्टिव रोल है, जो अफेक्टिव रोल है वो वीमेंस को माना गया। This vision is questionable not just because it is gender unjust but because imperial studies across culture and history show that it is untrue. यानी इस चीज़ को क्वेश्चन किया जा सकता है, वो इसलिए सिर्फ नहीं क्योंकि ये जेंडर बायस्ड है, जो मेन को जो है सो बता दिया गया जो ये इंस्ट्रूमेंटल रोल में होगा और जो वीमेन होगी वो इमोशनल और इफेक्टिव रोल में होगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो इम्पेरिकल स्टडीज़ हुआ, जो डाटाज कलेक्ट किए गए, उसमें ये पता चला कि ये हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। जो वीमेन होगी वो इंस्ट्रूमेंटल रोल, जो मेन होगा वो इंस्ट्रूमेंटल रोल में होगा, और जो वीमेन होगी वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराती है फैमिली में। Indeed, as you will see in the discussion on work and economy, how in contemporary industries like the garment exports women from a large part of the labor forces. क्योंकि अगर हम बात करें जब हम वर्क और इकोनॉमी की बात करेंगे नेक्स्ट बुक में, तो उसमें हमें पता चलेगा जो हमारा गारमेंट सेक्टर है, जो हमारा गारमेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं उसमें जो मोस्टली वर्कर्स हैं वो वीमेन है। जो हमारा टॉय बनाने का जो सेक्टर है उसमें जो मोस्टली वर्कर्स हैं वो वीमेन है। तो वहाँ पे वीमेन किस रोल में आ गई, वहाँ पे वीमेन भी इंस्ट्रूमेंटल रोल में आ गई, यानी वीमेन जो है सिर्फ इमोशनल और अफेक्टिव रोल ही प्रोवाइड नहीं करती है। सच अ सेपरेशन ऑल्सो सजेस्ट दैट मेन आर नेसेसरली द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू एज द बॉक्स विच इज़ गिवन बिलो सोर्स। इस बॉक्स को कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। यानी इससे पता चल रहा है ये जो सेपरेशन है, जो मेन इंस्ट्रूमेंटल रोल में होगा और वीमेन जो होगी वो अफेक्टिव रोल में होगी, वीमेन जो है वो सपोर्ट्स प्रोवाइड कराएगी, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए जैसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इससे इंस्ट्रूमेंटल रोल में होने से क्या होता है, जो पूरे पावर्स होता है वो मेन के पास चला जाता है, लेकिन हर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। जो पूरा पावर है वो मेन के पास ही हो, जो अथॉरिटी है वो वीमेन के पास भी होता है। वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर भी करते रहता है। और आज का जो हमारा न्यू सोसाइटीज़ है इसमें तो मेन वीमेन दोनों जो है सो ब्रेड अर्नर का काम कर रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जिसका पोजीशन जैसा होगा, जो ज़्यादा, ऐसे हमें हर घर में देखने को मिलता है, तो जो ज़्यादा पैसा कमाएगा चलता उसी का है घर में। तो इंस्ट्रूमेंटल रोल उसका भी आ सकता है, यानी इंस्ट्रूमेंटल रोल में मेन भी हो सकता है और वीमेन भी हो सकती है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएशन।
इन फैमिली फॉर्म्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट फैमिली फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक्स।